हेलो एवरीवन। ये थर्ड लेक्चर है जो एग्रीकल्चर का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना इकोनॉमिक सर्वे में। तो इससे पहले देखो, हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बेसिक थीम समझी थी कि गवर्नमेंट का फोकस किस डायरेक्शन में है। ठीक है, एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, राजस्थान में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लेके आनी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर लेके आनी है। तो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो किन किन एरियाज पर रहेगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में पढ़ा कि पूरे राजस्थान में जो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने जो क्लासिफाई कर रखा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब इस लेक्चर में हम डिफरेंट स्कीम्स पढ़ेंगे। जो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि एग्री फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरह की लिंकेजेस पर वर्क करेगी। और वो किस डायरेक्शन में ट्रांसफॉर्म करना है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ ट्रांसफॉर्म करना है। मतलब ऐसी एग्रीकल्चर जिसमें डाइवर्सिफिकेशन हो फार्मर इनकम की, जो सस्टेनेबल हो, जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। ठीक है, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर को कंबाइंड प्रोस्पर कराना है। और उसमें हमने ये भी देख लिया था कि जो एग्रीकल्चर है वो राजस्थान की इकोनॉमी का इंडस्ट्री के इक्विवेलेंट पिलर है। और एम्प्लॉयमेंट में तो और भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, अराउंड 40% रूरल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है। तो अब हम सारी स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे जो गवर्नमेंट अपने उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए लागू कर रही है। अभी देखिए, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो अभी प्रोडक्शन तक सीमित नहीं है। ठीक है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स से कनेक्टेड है। और ये पूरा एक एग्री फूड सिस्टम बन चुका है, एक इंटीग्रेटेड एग्री फूड सिस्टम बन चुका है। तो गवर्नमेंट दोनों डायरेक्शन में काम कर रही है। ठीक है, अपने एग्रीकल्चर के जो विजन 2047 है उसको अचीव करने के लिए। तो बैकवर्ड लिंकेजेस में क्या आता है? बैकवर्ड लिंकेजेस में आएंगे इनपुट्स एंड सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं ना बिफोर प्रोडक्शन, कि हम कैसे बेस्ट इनपुट बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें जिससे कि जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम हो, एफिशिएंट हो। ठीक है, तो उसमें अब क्या क्या इनपुट होते हैं एग्रीकल्चर में? सबसे पहले सीड होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम है, राजस्थान गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। फिर फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रहे हैं, नैनो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट कर रहे हैं। गोवर्धन जैविक खाद परियोजना है। ठीक है, फिर फार्म मशीनरी इंडस्ट्री है, ये भी तो एक इनपुट है ना। जितना ज्यादा इक्विपमेंट्स इम्प्लीमेंट्स यूज करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा। अभी हमने पहले वाले लेक्चर में भी पढ़ा था कि फ्रेगमेंटेड लैंड एक मेजर इशू है। तो जो मार्जिनल फार्मर हैं वो मशीनरी को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपने सुना होगा कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं। ठीक है, कस्टम हायरिंग सेंटर्स होते हैं जहां पर वो हायर कर सकते हैं बड़े इक्विपमेंट्स को हार्वेस्टिंग के लिए और सोइंग के लिए। ठीक है, और जो एफपीओज बना रही है ना, मतलब गवर्नमेंट जो एफपीओज को प्रमोट कर रही है वो भी एक टाइप से कोऑपरेटिव फार्मर ऑर्गेनाइजेशन बनाना है जिससे वो टेक्नोलॉजीज को इक्विपमेंट्स को अफोर्ड कर पाए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ना एक ये लिमिटेशन है इंडियन एग्रीकल्चर की कि यहाँ पर ना प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। मतलब जो यील्ड है ना, अगर ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करें तो इंडियन एग्रीकल्चर में जो यील्ड है ना पर एकड़ पर हेक्टेयर, वो ग्लोबल जो लेवल है ना उससे कम है। ठीक है, और अगला इनपुट आ गया इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है गवर्नमेंट, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी मिले, और स्प्रिंकलर इरिगेशन को, माइक्रो इरिगेशन को, इन सब चीजों को प्रमोट कर रही है। ऐसी इरिगेशन फैसिलिटीज जो राजस्थान के क्लाइमेट के रेजिलिएंट हो। नेक्स्ट इज क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। जो क्रेडिट है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बैकबोन की तरह काम करता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना वो बहुत वोलेटाइल सेक्टर है। ठीक है, तो उसमें उस वोलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए इंश्योरेंस, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है या किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू है, वो सपोर्ट फार्मर को चाहिए। राइट, टेक्नोलॉजी अफोर्ड करने के लिए भी
और उस वोलेटिलिटी को डील करने के लिए भी एक बफर की तरह काम करे एग्रीकल्चरल क्रेडिट। लास्ट है रिसर्च एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। R&D में जो इन्वेस्टमेंट होती है, नई नई वेराइटीज आती हैं, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू या जो ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, अडेप्टिव ट्रायल सेंटर्स होते हैं, वो अब जो नई वेराइटीज आएंगी वो भी एक इनपुट होंगी जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये सब है बैकवर्ड लिंकेजेस जो बिफोर प्रोडक्शन काम करती हैं। अब उसके बाद आएंगी फॉरवर्ड लिंकेजेस कि आपने प्रोड्यूस तो कर लिया लेकिन अभी उसको बेस्ट एफिशिएंट वे में वैल्यू एडिशन करके मार्केट के थ्रू कंज्यूमर तक पहुंचाना है। अभी नेक्स्ट है फॉरवर्ड लिंकेजेस। तो फॉरवर्ड लिंकेजेस में आएगा जो प्रोडक्शन हो गया ना उसके बाद जो वैल्यू एडिशन करनी है और फार्मर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है। तो उसमें सबसे पहले होगा स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, कि आपको वेयर हाउसेज प्रोवाइड कराने हैं जिससे मान लीजिए अगर बम्पर प्रोडक्शन हुआ है तो उसको डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े, राइट। और सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज की जरूरत हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसके लिए गवर्नमेंट की स्कीम जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, वहाँ मेगा फूड पार्क्स बनते हैं, उसमें फूड प्रोसेसिंग भी होती है और कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। राजस्थान में भी है मेगा फूड पार्क। सेकंड है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना वो रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है फॉरवर्ड लिंकेजेस में, जिससे फार्मर को जो इनकम है उसका बेटर रियलाइजेशन हो, राइट। वो टमाटो ना बेचे बल्कि प्रोसेस करके टमाटो सॉस बेचे। जो मिडल मैन है ना इसमें उसको रिमूव करके फार्मर को ही फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंटीग्रेट कराना है। तो इसके लिए हम अभी पढ़ेंगे PMFME स्कीम है, गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है, लोन आपको सब्सिडाइज्ड रेट्स पर देती है, ठीक है, जिससे कि आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में इंटीग्रेट कर पाए फार्मर्स को। नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, कि जो भी उसने फूड प्रोसेसिंग के थ्रू वैल्यू एडिशन करी है उसकी पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो। जो GI टैग है वो भी एक टाइप की फॉरवर्ड लिंकेज ही है ना, उसको एक ब्रांड मिलता है जो भी लोकल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट एंड कोल्ड चेन, की जो लॉजिस्टिक है उसको भी इम्प्रूव करना, और पेरिशेबल फूड आइटम्स के लिए कोल्ड चेन लॉजिस्टिक जैसे कि किसान रेल, ठीक है। और नेक्स्ट है होलसेल एंड रिटेल मार्केट्स, की जो ये E-NAM है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, की जो फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली होलसेल और रिटेलर से डायरेक्टली कनेक्ट हो पाए, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली बेच पाए, मिडल मैन को बीच में से हटाया जाए जिससे फार्मर की इनकम बढ़े, उनकी मार्केट से एक्सेस डायरेक्ट हो। और लास्ट है एक्सपोर्ट एंड एग्री बिजनेस। एक्सपोर्ट एंड एग्री बिजनेस में देखो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, वो खाली डोमेस्टिक डिमांड को कंप्लीट नहीं करते। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है उसमें भी एक मेजर हिस्सा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का, प्रोसेस्ड फूड्स का, ठीक है। तो उसको भी गवर्नमेंट को प्रमोट करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू, एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के थ्रू, ठीक है। तो ये जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हैं ये दोनों मिलके सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल फार्मर्स एंड स्ट्रॉन्ग एग्रो इकोनॉमी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं अगर ये हम स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लिंकेजेस रखेंगे और एफिशिएंट फॉरवर्ड लिंकेजेस रखेंगे। देखिए स्लाइड में फोकस किया गया है कि फार्मर्स के लिए ना इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि बेसिक इनपुट्स से लेके और उनको ट्रेनिंग तक हर तरह का सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। और वो किस डायरेक्शन में होगा, हर स्कीम हर इनपुट में, कि जिससे एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हो, जिससे एग्रीकल्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, फार्मर की इनकम बढ़े, ठीक है। उसके जो एग्रीकल्चर में या हॉर्टिकल्चर में जो वॉलेटिलिटी है उनके साथ वो डील कर पाए थ्रू इंश्योरेंस, राइट। तो पहला है सीड। सीड के लिए गवर्नमेंट ने ये मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना लॉन्च कर रखी है। सोइल हेल्थ के लिए सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करना है। जो कोई भी स्कीम है ना वो गवर्नमेंट का जो विजन है ना कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर
लेके आना, उसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है। क्रेडिट के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं, और राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है, जो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर लोन प्रोवाइड करता है फार्मर्स को। इंश्योरेंस है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। ठीक है। और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रही, क्योंकि ये पूरा एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, तो लाइव स्टॉक में भी इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जैसे मंगला पशु बीमा योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की। टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखो एफिशिएंसी बढ़ानी है तो टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो नमो ड्रोन दीदी योजना है। एग्री क्लिनिक्स हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है फार्मर्स की, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की वो प्रमोट करने के लिए। तो अब इन सारी स्कीम्स को हम देखेंगे। राइट। अभी ना इसमें ज्यादा समझाने का है नहीं, आपको जो बेसिक थीम थी वो समझ में आ गई। अभी तो जो भी स्कीम है बस आपको उसके टारगेट्स देखने हैं, और गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव प्रोवाइड कर रही है वो देखना है। अभी जैसे ये स्कीम है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, कि किसानों को लो क्वालिटी की सीड्स ना यूज करने पड़े, उनको एक्सपेंसिव सीड्स ना परचेज करने पड़े, तो गवर्नमेंट इसमें अनेबल करेगी टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स ऑन देयर ओन फील्ड फॉर देयर ओन यूज। ये जो क्रॉप्स हैं, व्हीट, बार्ले, ग्राम, जवार एक्सेट्रा, और उनकी 10 साल पुरानी ओल्ड वेराइटीज को इस स्कीम के अंडर इंक्लूड किया गया है। तो इसमें हाई क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करेगी फार्मर ग्रुप्स को गवर्नमेंट, और वो अपने फार्म में वो सीड प्रोड्यूस करेंगे, वो खुद भी यूज करेंगे और लोकली भी वो सीड्स प्रोवाइड करेंगे दूसरे फार्मर्स को। तो रिड्यूस्ड कॉस्ट पर हाई क्वालिटी सीड्स फार्मर्स को मिल पाएंगे। ठीक है। और फिर ऐसे ही सीड्स के लिए सीड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनी किट्स हैं, मतलब इसमें ना मेनली फीमेल्स को ये मिनी किट्स प्रोवाइड करी जाती हैं हाई क्वालिटी सीड्स की। तो ये डेटा दिया हुआ है। पर्पस क्या है? इम्प्रूव्ड वैरायटीज को स्प्रेड करना। ठीक है। और किसानों को जो इनपुट कॉस्ट है ना उसको रिड्यूस करना। राइट। अभी जो नेक्स्ट स्कीम है ये है गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना है। ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स को प्रमोट करना है, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया, उनका जो यूज है वो कम हो पाए। ठीक है। वो सोइल की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी हार्मफुल है, ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। ठीक है। तो इसमें एनकरेज करेगी गवर्नमेंट, स्कीम में 10,000 रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है पर फार्मर, और अभी वो 50 फार्मर्स एट ईच ब्लॉक ये गवर्नमेंट दे रही है 10,000 रुपीज टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वर्मी कंपोस्ट के माध्यम से बाय यूजिंग कैटल वेस्ट। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट आपको पता है ना, अर्थ फॉर्म यूज करते हैं उसमें, तो उसकी हेल्प से कैटल वेस्ट को ऑर्गेनिक मैन्योर में कन्वर्ट किया जाता है, और उसको फार्मर्स यूज करें इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, डीएपी। एग्री क्लिनिक्स हैं टू प्रोवाइड फार्मर विद एक्सपर्ट सर्विसेज फॉर सोयल टेस्टिंग, क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पेस्ट डिजीज ट्रीटमेंट, और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में ऐसे एग्री क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं। देखिए इस स्लाइड में एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में बताया गया है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये बैकबोन है ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि ये इतना वोलेटाइल सेक्टर है, और मेनली जो फ्रेगमेंटेड लैंड है ना उसकी वजह से जो मोर देन 90% है वो मार्जिनल फार्मर्स है। ठीक है। तो उनको क्रेडिट सपोर्ट्स चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए? इनपुट्स के लिए, मशीनरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के लिए। तो इसमें गवर्नमेंट की ये 3 स्कीम्स हैं मेनली। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। देखिए क्या इनपुट्स और मशीनरी पर ही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है? नहीं, आपको ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा। उसमें वेयर हाउसेज आते हैं, कोल्ड स्टोरेज आती है, प्रोसेसिंग यूनिट्स आती हैं, स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ का फंड बनाया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जिसमें 3% इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और 2 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड है जो वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करता है फार्मर्स को सीड्स परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मशीनरी।
ठीक है, ये सब परचेज करने के लिए। गोपाल क्रेडिट कार्ड अभी एग्रीकल्चर में सिर्फ क्रॉप्स तो नहीं है, लाइव स्टॉक भी है। और इवन हमने तो पढ़ा था कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में राजस्थान में लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन क्रॉप से ज्यादा है, 49% था, जो फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो गोपाल क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो डेयरी फार्मर्स हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड कराए जाते हैं 1 लाख रुपए तक के। और ये गोपाल क्रेडिट कार्ड का जो बजट है 150 करोड़ है। देखो, इसमें अगर 10 मार्कर क्वेश्चन आता है ना कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट का क्या रोल है एग्रीकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन में, या क्या रिक्वायरमेंट है, या ये कैसे बैकबोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है। और एक इसकी जो एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है कि इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। ठीक है। जो विशियस साइकिल होता है ना हाई इंटरेस्ट रेट का, जो मनी लेंडर से जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स अगर लोन लेते हैं, तो उससे बचता है फार्मर, और एक उसका फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है। राइट। देखिए, अभी जो नेक्स्ट स्कीम है ना वो इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। जैसे नीति आयोग ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था ना, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट में, ह्यूमन सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में 112 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया था, जो बहुत पीछे थी एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज। सिमिलर आइडियोलॉजी के साथ ये प्रधानमंत्री धन धान्य, धन का मतलब है कि इनकम बढ़ानी है फार्मर की, धान्य का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो ऐसी 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है जो एग्रीकल्चरली बहुत पिछड़ी हुई है। ठीक है। तो उनको एग्रीकल्चरली प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट करना है, और वही सेम आइडियोलॉजी के साथ कि कन्वर्जेंस करना है आपको और कोलोबरेट करना है। और यहाँ पर भी डैशबोर्ड पर जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो डिस्प्ले किए जाएंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट ने इतना इंप्रूव कर लिया, तो कंपटीशन भी होगा। जैसे नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था ना, उसी के पैरेललिज्म पर एग्रीकल्चर के लिए ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना लागू की गई है। तो राजस्थान से इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई हैं जो एग्रीकल्चरली बैकवर्ड है। तो इसके थ्रस्ट एरियाज क्या होंगे? पहला तो यही एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फिर इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोन अवेलेबिलिटी, क्रेडिट सपोर्ट, टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करना, मार्केट लिंकेजेस और वैल्यू एडिशन को प्रमोट करना, और कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस लेके आना फार्मर्स में। ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस, अवेयरनेस ऑन स्कीम्स एंड टेक्नोलॉजीज। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज की क्या रहेगी कि कन्वर्जेंस होगा सेंटर की और स्टेट की स्कीम्स का, और डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पेसिफिक प्लान्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि वन फिट ऑल अप्रोच पर ये काम नहीं करेगा, वहां की जो लोकल रिक्वायरमेंट है ना उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाए जाएंगे। ठीक है, कि किस तरह का क्लाइमेट है तो कैसी इरिगेशन फैसिलिटी, किस तरह की क्रॉप्स उगाई जानी चाहिए, कैसी ट्रेनिंग फार्मर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री धन धान्य योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है कि समृद्ध किसान समृद्ध गांव और समृद्ध भारत। राइट। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, जिनको उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में चूज किया गया है। तो बाड़मेर है, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालौर। जब मैंने आपको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी पढ़ाई थी ना, तो ये वो वाली डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें डेजर्ट एरिया है, जिनमें इरिगेशन फैसिलिटी पुअर है। ठीक है। तो इसीलिए ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया गया है, ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया गया है जो चैलेंजिंग है एग्रीकल्चर के प्रमोशन के लिए। ठीक है। और ये स्कीम रीजनल जो डिफरेंसेस है ना उनको भी ओवरकम करेगी। अब ये जो नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले लेक्चर में। अभी ये स्कीम यहाँ पर लिखी हुई थी, तो ये वही है कि पल्सेस के प्रोडक्शन में, ओवरऑल पल्सेस के प्रोडक्शन में राजस्थान का रैंक पूरे इंडिया में नंबर 3 पर है। ठीक है। और नेचुरल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, वो सब हम जो मेन थीम थी ना वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब इसमें सिर्फ डेटा दे रखा है। और आत्मनिर्भरता तो लेके ही आनी है पल्सेस में, क्योंकि इंडिया जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंट है पल्सेस पर। और राजस्थान कैसे रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि राजस्थान का जो क्लाइमेट है ना वो पल्सेस जो ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप होती हैं उनको नेचुरली सूट करता है। ठीक है। इसलिए अगर हम यहाँ पर पल्सेस का प्रमोशन करेंगे तो राजस्थान की
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फार्मर इनकम वो तो बढ़ेगी, उसके साथ साथ आत्मनिर्भरता भी आएगी। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है, सेल्फ रिलायंस इन पल्सेस। और ये इससे रिलेटेड जो डेटा है वो आप पढ़ लेना कि इसका पीरियड 25-26 से 30-31 है, फोकस क्रॉप्स ये हैं। और इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा, मैंने आपको तब भी बताया था कि ये हिडन हंगर को दूर कर सकता है। ये सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, इम्पोर्ट रिडक्शन और ड्राई लैंड सूटेबिलिटी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है ना, वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, 2023 आरएएस मेंस में इस पे सीधा 10 मार्कर आया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑब्जेक्टिव्स बताइए, इसमें क्या चैलेंजेस है और इसकी क्या नीड है। 10 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योरेंस फॉर क्रॉप्स एंड प्रोटेक्शन फॉर फार्मर्स। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, वो बहुत वोलेटाइल है। और मेनली राजस्थान जैसी स्टेट में जहाँ पर 61% डेजर्ट एरिया है और रेन फेड इरिगेशन है मोस्टली। ठीक है, मॉनसून डिपेंडेंट है, इरिगेशन फैसिलिटीज भी अप्रोप्रिएट नहीं है काफी बड़े एरिया में। तो वहां पर इस तरह का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। और मोर देन 40% जो रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कुशन का काम करती है फार्मर्स को इस वोलेटिलिटी से बचाने के लिए। ठीक है, और ये लॉन्च हुई थी 2016 में। और इसमें फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, कमर्शियल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर सारी इंक्लूडेड है। ये किस रिस्क साइकिल से प्रोटेक्ट करती है, क्लाइमेट अनसर्टेनिटी की वजह से जो क्रॉप फेलियर होता है और जो इनकम लॉस होता है ना, उस रिस्क साइकिल से फार्मर्स को प्रोटेक्ट करती है। तो इस इंश्योरेंस में क्या होता है, रिस्क प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू क्रॉप फेलियर, इनकम स्टेबिलिटी मिलती है और क्लाइमेट रेजिलियंस, हेल्प फार्मर टू कोप विद द ग्रोइंग क्लाइमेट वेरिएबिलिटी। जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है ना, अभी उसकी वजह से इरेटिक रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, मॉनसून में भी बहुत वेरिएबिलिटी है। तो जो इस तरह के लॉसेस हैं, क्रॉप फेलियर्स हैं, वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो फार्मर्स को ये एक कुशन प्रोवाइड करता है उन सब क्लाइमेट चेंजेस से रेजिलिएंट बनाने में। और ये इसका डेटा है कि अगर खरीफ क्रॉप है तो उसमें 2% का प्रीमियम पे करना होता है, बाकी गवर्नमेंट पे करेगी। रबी के लिए 1.5 और कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%। और ये जो शेयरिंग है ना प्रीमियम रेट्स की, सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और फार्मर मिलके करते हैं। फार्मर को इतना प्रीमियम पे करना पड़ता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप के लिए। ठीक है, तो इसकी की हाइलाइट्स क्या है, इसके एडवांटेज क्या है कि बहुत अफोर्डेबल प्रीमियम रेट्स हैं और कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क कवरेज है अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, पेस्ट्स, डिजीज एक्सेट्रा। और डायरेक्ट क्लेम ट्रांसफर टू फार्मर्स बैंक अकाउंट। अब इसमें चैलेंजेस क्या हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि कितना लॉस हुआ है ना उसका एक्यूरेट मेजरमेंट। जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, अभी इंश्योरेंस कंपनी को कैसे पता चलेगा कि जितना फार्मर क्लेम कर रहा है क्या उतना ही उसको लॉस हुआ है। तो उसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर फील्ड को एज अ सैंपल लेके और फिर वहां उसमें जितनी यील्ड आई है और थ्रेशोल्ड वहां पर हेक्टेयर कितना है उससे कंपेयर करके, और फिर हम डिसाइड करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि ये कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है भी कि नहीं। ठीक है, तो ये जो क्रॉस कटिंग एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इनमें ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी है। पहला चैलेंज तो ये। दूसरा, फार्मर्स में अवेयरनेस कम है। ठीक है, उसकी वजह से वो ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेनिफिट्स हैं उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, एक येस टेक करके स्कीम है। येस टेक, इसमें क्या है, यील्ड एस्टिमेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे रिमोट सेंसिंग से, जैसे एआई डेटा एनालिटिक्स यूज करके। तो इसमें ह्यूमन एरर पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। दोनों को कंबाइन करते हैं, ह्यूमन इंटरवेंशन भी और टेक्नोलॉजी भी, जिससे एक्यूरेट एस्टिमेशन हो सके और जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको अपने क्रॉप लॉस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस का क्लेम मिल पाए। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम। देखिए, ये स्कीम है जो फॉरवर्ड लिंकेजेस को बिलोंग करती है कि वैल्यू एडिशन करना है। ठीक है, जो फार्मर है वो रॉ प्रोड्यूस को ना बेच के
वैल्यू एडेड प्रोसेस्ड फूड को बेचें, टमाटो नहीं, उनका टारगेट होना चाहिए टमाटो केचप, टमाटो से रिलेटेड और प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी ये 2020 में विद एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ और 5 साल के लिए। तो और इसका फोकस किस पर है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इकोसिस्टम बनाना है। जैसे मान लीजिए कोटा में कोरिएंडर है, झालावाड़ में ऑरेंजेस हैं, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है उसी की प्रोसेसिंग यूनिट बना के उसका एक इकोसिस्टम प्रिपेयर करना है, जिससे फार्मर्स की इनकम बढ़े। जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगी ना, फार्मर की इनकम का जो टारगेट है ना कि 2.5 टाइम्स करना है जो एग्रीकल्चरल पॉलिसी में, वो अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होंगी कि एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि 35% सब्सिडी दी जाएगी जनरल कैटेगरी के लिए और 50% SC ST OBC विमेन और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और मैक्सिमम सब्सिडी दी जाएगी 10 लाख पर यूनिट की, कि जो भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओगे फूड प्रोसेसिंग के लिए उसके ऊपर ये सब्सिडी कैटेगरी वाइज अलग अलग होगी, गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। जो लोन लेंगे उस पर भी सब्सिडी, इंटरेस्ट सबवेंशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। ये जो एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ है देखो, ये तो आपको याद करना है जितना याद रह जाए, क्योंकि आप जितना डेटा डालोगे ना स्पेसिफिकली RAS में ना, वो जो फैक्चुअल डेटा है ना उसको मार्क्स देते हैं। और कई बार तो एकदम डायरेक्ट पूछेंगे प्री में भी कि इस स्कीम में इस कैटेगरी को इतनी परसेंट सबवेंशन मिलती है, इस कैटेगरी को इतनी सब्सिडी मिलती है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और ब्रांड होगा, ब्रांड बिल्डिंग एंड मार्केटिंग असिस्टेंस, इसका जो मेन फोकस है ना वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच पर है। ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिससे कि वो नई टेक्नोलॉजी फूड प्रोसेसिंग की वो अफोर्ड कर पाए। अब ये माइक्रो फूड प्रोसेसिंग लेवल पर है, ठीक है। यहाँ पर इतना मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हाई प्रोसेसिंग यूनिट्स, तो गवर्नमेंट स्मॉल स्केल पर ही उसको टेक्नोलॉजी अडेप्टिव बनाना चाहती है विद सपोर्ट, और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। ऑपरेशन ग्रीन में मेनली ये जो वेजिटेबल्स है ना, टमाटो, अनियन, पटेटो और अदर एग्री प्रोड्यूस, उनको प्रमोट करना है कि उनकी प्रोसेसिंग करके जैसे पिकल बनाकर, ठीक है, जैम बनाकर, वो वैल्यू एडिशन करके और फिर फार्मर की इनकम को इंक्रीज करना है। तो इसके बेनिफिशियरीज इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू, FPOs, कोऑपरेटिव्स, स्टार्टअप्स एंड एग्जिस्टिंग जो प्रधानमंत्री FME जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनको भी सपोर्ट करना, ठीक है। तो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत बाय एम्पावरिंग माइक्रो फूड प्रोसेसर्स एंड मेकिंग इंडियन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर ग्लोबली कम्पिटिटिव। एक्सपोर्ट भी होता है ना प्रोसेस्ड फूड का, तो इसमें सिर्फ उनको प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करना, उनकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी करना है। देखिए जो इंडिया के जो एग्री प्रोडक्ट्स है ना, वो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाते। एक आपने टर्म सुनी होगी फाइटो सैनिटरी मेजर्स, वहां पर फेल होते हैं। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी तभी इंप्रूव होंगे ना जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, ठीक है। तो डोमेस्टिक डिमांड के अकॉर्डिंग भी और एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग भी एग्रीकल्चर में वैल्यू एडिशन करनी है। अभी नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। अभी जो इंडियन इकोनॉमिक सर्वे भी आया था ना 25-26 का, उसमें भी हॉर्टिकल्चर ने फर्स्ट टाइम जो एग्रीकल्चरल क्रॉप्स का जो वैल्यू कंट्रीब्यूशन है ना उसको ओवर वे कर दिया है हॉर्टिकल्चर सेक्टर ने, ठीक है। तो एक टर्म लिखी हुई थी बहुत अच्छी कि रेनबो रिवोल्यूशन है अभी, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं, रेनबो रिवोल्यूशन। रेनबो रिवोल्यूशन का मतलब है कि क्रॉप्स के साथ साथ हॉर्टिकल्चर जो अलाइड सेक्टर हैं, जो फिशरी है, डेयरी है, वो सब मिला के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एग्रीकल्चर, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रोस्पेरस बनाने में। तो उसमें हॉर्टिकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, इसका डोमेस्टिक डिमांड में भी और एक्सपोर्ट में भी। तो इसकी जो की फीचर्स हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू एडिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जैसे कोल्ड स्टोरेज है, प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, FPOs को प्रमोट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रमोट करना,
और जो अभी PMFME स्कीम थी, वो भी तो हॉर्टिकल्चर का ही एक पार्ट थी ना, कि प्रोसेसिंग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उस ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। और इसमें जो रेशियो रहेगी वो 60-40 की है। इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी स्टेट्स को, यूटीज को, फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। और राजस्थान की 41 डिस्ट्रिक्ट्स इस नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंडर कवर्ड हैं। देखिए इस स्लाइड में जो परंपरागत कृषि है ना, उसके बारे में बता रखा है कि जो राजस्थान का ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन है, वही परंपरागत कृषि जो योजना है ना, उसी पे बेस्ड है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, ठीक है। क्लस्टर बेस्ड और PGS सर्टिफिकेशन, ये क्या होता है? पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम। कि देखिए कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, उसको सर्टिफाई होगा तभी उसकी वैल्यू एडिशन होगी, तभी उसकी इकोनॉमिक रियलाइजेशन हो पाएगी। तो जो फार्मिंग क्लस्टर्स बनेंगे, पहले तो क्लस्टर फॉर्म में प्रमोट की जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर सर्टिफिकेशन की जाएगी, PGS सर्टिफिकेशन, जिससे उसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है ऑर्गेनिक होने की, वो रियलाइज हो पाए। और फोकस होगा केमिकल फ्री प्रोडक्शन थ्रू इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी पर। तो ये मैं आपको पहले ना उस वाली जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें समझा चुकी हूँ कि सस्टेनेबल ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, इसी में जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है वो भी इसका पार्ट है, ठीक है। नेचुरल फार्मिंग के अंडर ही आते हैं ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी, परंपरागत कृषि योजना भी। ये सस्टेनेबल भी है, क्लाइमेट रेजिलिएंट भी है, राइट। और जो राजस्थान की जो सॉयल है ना, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। क्यों? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ था ना, तो जैसे हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, वहां पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज हुए। लेकिन इधर वाला जो एरिया था राजस्थान का, चाहे साउथ ईस्टर्न वाला हो, चाहे ईस्टर्न राजस्थान हो, वहां पर पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वो कम यूटिलाइज हुए हैं। तो वहां की जो सोयल है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जल्दी अडॉप्ट करेगी एज कंपेयर टू द एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, राइट। अभी इसमें बता रखा है कि जो टेक्नोलॉजी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर सेक्टर में, इसमें नमो ड्रोन दीदी योजना है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड एन एडिशनल 3% इंटरेस्ट सबवेंशन on loans taken by women self-help groups for the purchase of agricultural drones and vehicles for their transportation। देखिए जो नमो ड्रोन दीदी है ना, जैसे लखपति दीदी नहीं था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू ऐसी स्किल डेवलप करना जिससे कि जो फीमेल SHGs में जितनी भी विमेन पार्टिसिपेंट हैं वो 1 लाख पर ईयर कमा पाए। तो उसी तरह की स्कीम है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी में विमेन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ट्रेन किया जाएगा ड्रोन चलाने के लिए। उनको स्किल डेवलपमेंट भी कराई जाएगी और उनको ड्रोन खरीदने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ लोन प्रोवाइड कराए जाएंगे। और वो ड्रोन टेक्नोलॉजी फिर यूज होगी फॉर स्प्रेइंग नैनो यूरिया एंड पेस्टिसाइड एंड एंश्योर्स प्रिसाइज एंड इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो इससे इनोवेशन आएगा एग्रीकल्चर में। जो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं उनकी जगह मॉडर्न टेक्नोलॉजी और विमेन एम्पावरमेंट भी होगा। तो इसके डबल फायदे हैं, एक तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर, दूसरा विमेन एम्पावरमेंट, और तीसरा नए एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज खुलेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है। जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है ना, वो रिजोल्व हो पाएगा, क्योंकि इस तरह के ट्रेन प्रोफेशनल्स की आपको जरूरत होगी ना, अगर ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में प्रैक्टाइज होगी तो। और सेकंड है इसमें पशु सखी एंड कृषि सखी, जो कि गाइड करेंगी, ठीक है, फार्मर्स को लाइव स्टॉक के से रिलेटेड इश्यूज के बारे में और कृषि से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। तो उसमें भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के फॉर्म में ही उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। वो एनिमल हेल्थ केयर, उसका सपोर्ट, क्रॉप एडवाइजरी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और इसमें जितनी वुमेन इन्वॉल्व होंगी उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी। तो ये विमेन की पार्टिसिपेशन जो एग्रीकल्चर में है ना, उसको और भी ज्यादा प्रोडक्टिव और इफेक्टिव बनाने के लिए है, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने का भी एक तरीका है। देखिए इसमें बता रखा है जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो इंश्योरेंस स्कीम है ना राजस्थान गवर्नमेंट की,
आपको पता ही है कि जो लाइव स्टॉक है उसका कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में क्रॉप से भी ज्यादा है, 49% है। तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती है। जैसे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना है, इसमें क्या है कि 100% इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब जो मिल्च एनिमल्स हैं, काउ है, बफेलो है, गोट है, लिमिटेड है कि इतने एनिमल्स पर दो मिल्च काउस पर बफेलो पर, तो नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, याद करना, ठीक है। तो उसमें गवर्नमेंट इंश्योरेंस कर देती है उस एनिमल का, ठीक है, और 100% प्रीमियम गवर्नमेंट ही पे करती है। बफेलो के लिए 40,000 है, काऊ के लिए 30,000 है। तो वो जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको मान लीजिए अगर उसके एनिमल की अनटाइमली डेथ हो जाती है तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है ये राज सरस सुरक्षा कवच। ये जो डेयरी में सेक्टर में जो फार्मर्स काम करते हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उनके पर्सनल इंश्योरेंस के लिए है कि कोई एक्सीडेंट हो गया या उनकी डेथ हो गई तो जो डेयरी फार्मर है उसका 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है। पशु सखीज हैं, जो विमेन एसएचजी ग्रुप्स में हैं, वो अम, जो पशु से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड, उनमें कोई डिजीज है और गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं डेयरी फार्मर्स को, ठीक है। और इस स्लाइड में भी जो लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो डिफरेंट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है ना वही डिस्क्राइब कर रखे हैं, तो इसमें समझाने का कुछ है नहीं, बस आप एक बार इसको रीड कर लेना, ठीक है। जैसे सरस सामूहिक आरोग्य बीमा योजना है, चीफ मिनिस्टर दुग्ध उत्पादक संबल योजना है कि मान लीजिए अगर जो उसका जितना मार्केट प्राइस अगर उससे कम मिल रहा है तो 2 रुपये पर लीटर से लेके 5 रुपये पर लीटर तक का गवर्नमेंट अपनी तरफ से संबल, मतलब उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी डेयरी फार्मर्स को, ठीक है। तो देखिए इस स्लाइड में क्या दिखा रखा है कि जो फार्मर का वेलफेयर है ना वो सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, ठीक है। फार्मर को इनकम सिक्योरिटी भी चाहिए और फार्मर को वेलफेयर भी चाहिए, एम्पावरमेंट भी चाहिए, एजुकेशन में भी चाहिए, हेल्थ में भी सपोर्ट चाहिए, इंश्योरेंस रिलेटेड सपोर्ट की भी जरूरत है। तो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसमें क्या है कि जो भी एलिजिबल फार्मर्स हैं उनको 6,000 रुपए एनुअल इनकम सपोर्ट दिया जाएगा, राइट। और वो भी 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। उसको बूस्ट अप करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम है चीफ मिनिस्टर किसान सम्मान निधि, कि जितना सेंटर दे रहा है ना उससे अलग राजस्थान गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करेगी 3,000 एनुअल। और जो ये स्कीम है इसका फायदा उठाने के लिए प्रधानमंत्री किसान पोर्टल है, उस पर रजिस्टर करना होता है और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से ये डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में आ जाते हैं जो भी इनकम सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। और इसमें जो एलिजिबिलिटी है फार्मर्स की वो लैंड होल्डिंग साइज पे डिपेंडेंट नहीं है। लैंड होल्डिंग साइज चाहे जितना भी हो, कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया है, जैसे इनकम टैक्स पे ही नहीं होनी चाहिए, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना हो, ठीक है। लैंड होल्डिंग साइज इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी। जो कोई भी फार्मर है ना जो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से बाहर है उनको ये इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी और राजस्थान गवर्नमेंट अलग से उसको बूस्ट अप कर रही है। और एक ये स्कीम है स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्डर फार्मर सम्मान पेंशन स्कीम, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट की है कि जो ओल्ड फार्मर हो चुके हैं उनको 1,250 रुपए पर मंथ की पेंशन प्रोवाइड करेगी। इट्स अ टाइप ऑफ सोशल सिक्योरिटी फॉर द फार्मर्स, ठीक है। और राजस्थान कृषक समर्थन योजना की जो गवर्नमेंट है वो व्हीट राइस इनको एमएसपी पे प्रोक्योर करती है। राजस्थान गवर्नमेंट उसमें एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि मान लीजिए अगर एमएसपी 2,000 रुपए पर क्विंटल है तो राजस्थान गवर्नमेंट 150 पर क्विंटल का अलग से बोनस प्रोवाइड करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कोलोबरेट करके फार्मर को सोशल सिक्योरिटी, इनकम सिक्योरिटी, ठीक है, और उनके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ है उसका बेस्ट प्राइस रियलाइजेशन हो पाए उस डायरेक्शन में काम कर रही है। और ये फार्मर वेलफेयर के लिए जैसे राजस्थान गवर्नमेंट की ये हैं 4-5 स्कीम है। किसान कलेवा योजना है, इसमें क्या है कि जो मंडीज हैं, रजिस्टर्ड मंडीज है, वहां पर अफोर्डेबल प्राइस पर जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर्स काम करते हैं, उनको अफोर्डेबल प्राइस पर खाना प्रोवाइड कराया जाता है। फिर ट्रेनिंग
है वुमेन फार्मर्स के लिए, स्पेशली टेक्नोलॉजी रिलेटेड में, ग्राम पंचायत लेवल पर, ठीक है। और एग्रीकल्चरल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेशली गर्ल्स को इंसेंटिव, मान लीजिए कोई बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा है, एमएससी या पीएचडी कर रहा है एग्रीकल्चर में, तो उसको गवर्नमेंट फेलोशिप प्रोवाइड करती है। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता स्कीम, इसमें क्या है कि कोई फार्मर है, एग्रीकल्चरल लेबरर हैं, अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उसमें इंश्योरेंस, उसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट। और एक है ये महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण स्कीम, कि खाली सिर्फ फार्मर नहीं, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स भी है ना, जो मंडीज में काम करते हैं, उनके लिए है ये स्कीम की जो विमेन लेबरर हैं उनको 45 डेज के लिए जो भी वेजेस हैं वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी एज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और जो रजिस्टर्ड लेबरर्स हैं इस स्कीम के अंडर, उनकी 18 ईयर एंड अबो एज की अगर बेटी की मैरिज होती है तो उसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और मान लीजिए अगर उनके बच्चे 60% एंड अबो स्कोर कर रहे हैं 10th और 12th में, तो स्कॉलरशिप दी जाती है, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो जो गवर्नमेंट का जो विजन है ना, वो होलसम सपोर्ट करना है फार्मर को, जिससे उनको सोशल सिक्योरिटी भी मिले, इनकम भी, एजुकेशन भी इम्प्रूव हो, और उनके जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है ना वो डाइवर्सिफाई हो, ठीक है। तो देखिए इस लेक्चर में हमने सारी स्कीम्स पढ़ ली हैं जो इम्पोर्टेंट थी, जो भी सर्वे में मेंशन थी मैंने सारी उनको लिस्ट करने की कोशिश की है, सीड से लेके और फार्मर वेलफेयर, उनकी सोशल सिक्योरिटी तक, सीड से की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, नेचुरल फार्मिंग सस्टेनेबिलिटी कैसे आए, ड्रोन, नमो ड्रोन दीदी की हमने स्कीम पढ़ी, और वैल्यू एडिशन में ये फॉर्मेलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए वैल्यू एडिशन से रिलेटेड थी, लाइव स्टॉक की इंश्योरेंस, ठीक है। तो अभी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी था ना, चाहे वो उसमें जो शुरू का जो लेक्चर था उसमें जो गवर्नमेंट का विजन था, जो डेटा प्रोवाइड करा गया था कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है जीएसवीए में, क्या क्या इश्यूज हैं राजस्थान के एग्रीकल्चर में, फिर एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स पढ़े और अब स्कीम्स पढ़ी, तो अब एग्रीकल्चर का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इस लेक्चर को देखिए अच्छे से, जो पहले नहीं देखे हैं तो उनको भी वॉच कीजिए, और फिर मैं टेलीग्राम पर इस चैप्टर से रिलेटेड 25 एमसीक्यूज की एक पीडीएफ शेयर करूंगी, जिससे कि इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, और 2 या 3 मेंस के क्वेश्चन जो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आरएएस के लिए मतलब आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।